शशि थरूर जैसे शख्स को क्यों इतना क्यों उनकी अपील बढ़ रही है लोगों में? क्योंकि मूड देश का है और मूड है कि राष्ट्रवादी भाषा बोलना। जो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स इस साल अभी अगले टर्म में आएंगे, उसमें से हमने कई डेलीगेशंस हमारे उन कंट्रीज में भी गए हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान भी अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होगा 2 साल के लिए, तो हमें भी ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, इसने एकदम से चीज़ों को अब उलट कर दिया है और जो सपोर्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड मिलिट्री को मिली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वो काफ़ी हिस्टोरिकल है, आई वुड से। नमस्कार, द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव शुरू हुआ वो सैनिक संघर्ष में बदला और अब उसे 1 महीना हो चुका है। दोनों ओर से सैन्य कार्रवाई हुई, बयानबाजियां हुई और एक बार फिर कूटनीति और सैन्य ताकत के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। इस बीच भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही दुनिया के कई देशों में अपने राजनयिक दल भेजे। एक तरफ भारत ने आतंक और सीमा सुरक्षा के सवालों पर समर्थन मांगा, तो वहीं पाकिस्तान ने मानवाधिकारों और क्षेत्रीय अस्थिरता का मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ कूटनीति की लड़ाई थी या इन दोनों देशों की आंतरिक राजनीति, सेना और सत्ता के समीकरण और मीडिया नैरेटिव्स ने इसे और उलझा दिया है। भारत में इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच बहस छिड़ी हुई है। कुछ इसे सुरक्षा का सवाल मानते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक फायदे का जरिया मान रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार और सेना की जुगलबंदी इस पूरे मामले की दिशा तय करती दिखी। तो क्या यह संघर्ष सिर्फ सरहद तक सीमित है या फिर यह कूटनीति, राजनीति और नैरेटिव की एक कई स्तर वाली लड़ाई बन चुका है? भारत में मोदी सरकार ने पिछले 1 महीने में जो कदम उठाए हैं, उससे जनता का समर्थन हासिल करने में क्या उन्हें मदद मिली है? पाकिस्तान में सेना और सरकार की इमेज पर क्या असर हुआ है? दोनों देशों ने कूटनीति का जो रास्ता अपनाया है वो कितना और किस तरह असरदार हो सकता है? इन पर और बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की असिस्टेंट प्रोफेसर कनिका राखरा। साथ ही कार्यक्रम में लंदन से शामिल हो रहे हैं बीबीसी न्यूज उर्दू के सीनियर न्यूज एडिटर आसिफ फारूकी। पहला सवाल नीरजा जी मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मोदी सरकार ने और बीजेपी ने दोनों ने कुछ एक कदम ऐसे उठाए जो ऐसा लगता था कि जो भारत की जनता है, डोमेस्टिक जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको इसके बारे में और मोबिलाइज करने के लिए वो कदम उठाए जाते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको लगता है कि जिस तरह की इमेज है, वैसे जब जब ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में सरकारें जाती हैं, और हाल फिलहाल के 2 बड़े घटनाक्रम मुझे जो याद आते हैं, चाहे वो करगिल की लड़ाई हो जिसके बाद अटल जी सरकार में दोबारा बड़ी मेजॉरिटी से लौट के आए, पुलवामा हो जिसके बाद में मोदी सरकार और बड़ी मेजॉरिटी से लौट के आई। अभी चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव कुछ दूर है, लेकिन सरकार जन समर्थन हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें उसके जो एफर्ट्स हैं आपको कैसे दिखे हैं? वो देखिए, कोई भी इतना बड़ा हादसा जो हो जाता है, और ये हादसा मेरे मेमोरी में ऐसा कुछ देखा नहीं। बहुत आतंक के हमले हुए हैं देश पे, दुनिया में, लेकिन जो बर्बरता इस हादसे में थी वो कभी नहीं देखी गई है। महिलाओं, बच्चों, परिवारों के सामने 26 पुरुषों को उसी जगह मार के, उन्हें तड़पते हुए छोड़ के, मरते हुए अपने परिवारों के सामने छोड़ दिया गया। तो ये जो उन परिवारों के जहन की चोट तो है, पर जो चोट मुझे लगता है हिंदुस्तान के जहन पे लगी है, ये इसने पूरे देश को यूनाइट किया। जो बंबई में भी हुआ 2008 में, उससे भी इतना यूनाइट नहीं किया था। कारगिल ने भी इतना यूनाइट नहीं किया था कि कश्मीर जहाँ की 370 को एब्रोगेट किया गया 2019 में और आवाज़ें उठी उसके खिलाफ, वही कश्मीर आज पूरे देश के साथ खड़ा रहा। हिंदू मुस्लिम बवाल नहीं हुआ। पूरे ऑपोजिशन जो अब आके ऑपोजिशन लड़ेगी, पार्लियामेंट सेशन होगा, स्पेशल सेशन होना है, नहीं होना है, क्या हुआ युद्ध के दौरान, पूरे सवाल नहीं के जवाब नहीं आए, वो सब चलेगा। आपने जो कहा ना, राजनीति, कूटनीति सब चलेगी, और ये इनएविटेबल है। ऐसे किस्से में होगा ही, किसी भी डेमोक्रेटिक देश में ये होगा ही। लेकिन जो
एकजुटता आई ना, और ऑपोजिशन पार्टीज की एकजुट, एक स्वर में 33 देशों में जाके बोल रहे हैं। मुझे तो इतना ऐसा याद नहीं आ रहा है, मतलब था पहले, पर इस तरह से करना, और जिस खूबी से ऑपोजिशन लीडर्स ने हिंदुस्तान का पक्ष जो सामने रखा, वो शायद रूलिंग पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया, एमपीज ने नहीं किया जी। तो ये एक नया, और एक इससे नई लीडरशिप सामने आ रही है। जो लोग थे ये, पर दे आर कमिंग इनटू देयर ओन। तो ये तो पॉजिटिव चीज हुई है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, इसको जो नैरेटिव अलग होता, मान लीजिए सीज फायर हुआ 10 तारीख को, उसको हिंदुस्तान भी मान गया, पाकिस्तान भी मान गया, ऑपोजिशन कह रहा है कि अमेरिका के दबाव में हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो तो कई बार बोल चुके हैं कि हमने कराया। उसमें हिंदुस्तान का रवैया उन्होंने साफ किया है। लेकिन जो चीज बिल्कुल सामने आई ना, ये सीज फायर के को लेके जी, वो यही थी कि ऑपोजिशन ने हर चीज को दुनिया भर में, दुनिया की कैपिटल्स में जाके वो किया है। अब सवाल घर में उठेंगे जी, वो अलग चीज। तो ये जो अपोजिशन ने किया और अपोजिशन ने इसे कैसे हैंडल किया, इस पे मैं आपके पास वापस आता हूँ। लेकिन मेरे साथ इस समय आसिफ फारूकी लंदन से शामिल है। आसिफ, ये बताइए कि ये तो हिंदुस्तान की बात थी, पाकिस्तान में अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे पहले जो पॉलिटिक्स है, और उसमें जिस तरह से इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट रही थी, उसके खिलाफ एक्शन हुए, और आर्मी की इमेज को लेकर भी हम लोग जितना यहाँ से पढ़ते हैं उसमें ऐसा लगता था कि बातें हो रही हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान में क्या चीजें बदली हुई दिखी? पाकिस्तान में बहुत मेजर चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री लीडरशिप। आपको मालूम है कि पिछले 2-3 साल से इमरान खान के जेल में बंद होने के बाद से वो उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके खिलाफ बहुत आवाम को इकट्ठा कर रही थी। और हम ये देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे गवर्नमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और ऐसे लग रहा था कि दिन ब दिन इनकी मुश्किल जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, इसने एकदम से चीज़ों को अब उलट कर दिया है, और जो सपोर्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री को मिली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वो काफी हिस्टोरिकल है आई वुड से। इतनी ज्यादा सपोर्ट, इतनी क्विकली टर्न अराउंड होना इज अनप्रेसिडेंटेड। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि जो आर्मी चीफ हैं उनको फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो इवन जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो सोशल मीडिया पर आकर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आर्मी है उसकी तारीफ कर रहे हैं, एयरफोर्स की तारीफ कर रहे हैं। सो इट हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न्ड। जी, कनिका, ये बताइए कि जो दोनों देशों में पिछले 1 महीने और जो कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड था उसमें इसके ऊपर पिछले 1 महीने में बात भी हुई है कि कुछ देशों ने खुल के सपोर्ट किया एक दूसरे कंट्रीज़ का, चाहे वो उसमें लोग चीन का, तुर्की का, इसराइल का जिक्र करते रहे हैं। पर डिप्लोमेसी के लिहाज से दोनों देशों ने रीच आउट भी किया है अपने पॉलिटिशियंस को भेज करके। पर डिप्लोमेटिकली आपको क्या लगा कि दुनिया ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे, और मैं पहलगाम को भी इसलिए छोड़ के चल रहा हूँ क्योंकि पहलगाम का तो एक टेररिज्म के हिसाब से कंडेमनेशन हर तरफ से देखने को आया ही था कि जी टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया भर के लोगों ने कहा और उसको उन्होंने कंडेम किया। लेकिन जब 2 देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब डिप्लोमेटिकली उसमें जो रिएक्शन दिखा उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, काफ़ी पॉजिटिव आया। आप ऐसे कह रहे हैं कि पहलगाम के लिए आया, पर ऐसा नहीं है। इवन जब इंडिया ने उस ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया इन रिटेलिएशन फॉर जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद भी हम देखते हैं निकी हेली जो रिपब्लिकन पार्टी की हैं, उन्होंने ये एक्स पे जाके लिखा कि हर देश को हक है अपने आप को डिफेंड करने का। और वो अकेली नहीं थी, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने, जो बहुत सीनियर पोजीशंस में गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं पहले, जिन्होंने सपोर्ट किया
तो ऐसा तो मेरे को नहीं दिखा कि कहीं की लोग कम सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात और है कि क्योंकि एक पाकिस्तान एक स्टेट है अपने आप में भी, तो फिर हर देश को अपना थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना पड़ता है रिस्पॉन्स में। पर इंडिया को सपोर्ट किसी ने टैसिटली किया, किसी ने थोड़ा खुल के किया, पर सपोर्ट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मिला इंडिया को वर्ल्ड में हर जगह से। और जब ये डेलीगेशंस की भी जो आप बात करते हैं, हर जगह डेलीगेशंस गए हैं, पाकिस्तान के भी डेलीगेशंस गए हैं और इंडिया के भी गए हैं। पर पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया है बहुत सारी जगहों पे, इंडिया के बहुत सारे डेलीगेशंस गए हैं अलग अलग जगहों पे। तो जिस तरीके से वो अपनी बात कह पा रहे हैं, वो उस कंट्री की प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक तरीका, जैसे ओईसी ने गए, उन्होंने बोला अल्जीरिया में गए थे, वो अल्जीरिया की जो प्रॉब्लम है उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया कैसे ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, ताकि वो लोग भी समझें, इस दर्द को समझें कि हम जो जिस चीज़ से गुजरे हैं वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि इंडिया को गुजर रहा है इसीलिए इंडिया अपने आके बात कर रहा है, इससे हर देश को इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, इसलिए हर देश को समझना चाहिए इसको। ठीक है, पाकिस्तान में इसका क्या, पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट लिया है उस पर क्या हुआ, उसके लिए एक बार हम चलेंगे अभी आसिफ के पास। लेकिन पहले मैं एक बार नीरजा जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी तो इंडिया कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ डिप्लोमेसी जिसका आपने जिक्र किया, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, बल्कि 7 में से 3 डेलीगेशन तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ही लीड कर रहे थे, 2 एलाइज लीड कर रहे थे और 2 बीजेपी के लीडर्स लीड कर रहे थे। उसमें शशि थरूर के बयान पे कोई ऐसा बयान कांग्रेस की तरफ से आया जिस पे कंट्रोवर्सी हुई। सलमान खुर्शीद ने एक इस तरह का बयान कश्मीर को लेके दिया जिस पे यहाँ पे एक बयानबाजी हुई। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के इतना क्रिटिकल रवैया यहाँ रहता था, पर जैसा अभी कनिका बात कर रही थी, उन्होंने जिस तरह से बात रखी, तो ऑपोजिशन को साथ लेके चलना, और कांग्रेस ने, मैं ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस शशि थरूर के नाम पे बातचीत होने से लेकर के और बाद में शशि थरूर के बयानों पे कमेंट करने तक, क्या कांग्रेस ने इस स्थिति को अच्छे ढंग से हैंडल किया, आपको ये लगता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कांग्रेस मानती है कि ये गवर्नमेंट डेलीगेशन था, ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं था, इसमें फॉर्मर एमपीज थे, इसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे और मल्टी पार्टी एमपीज भी थे, तो लेकिन नॉर्मल गवर्नमेंट डेलीगेशन में आप गवर्नमेंट किसी को भी डाल सकती है, उसका हक है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में वो नेताओं से पूछती है और वो नाम देते हैं, वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से बात की, नाम मांगे, उन्होंने 4 नाम दिए, इन्होंने 3 नाम रिजेक्ट कर दिए, एक आनंद शर्मा का इंक्लूड किया और बाकी अपनी चॉइस के कांग्रेस वालों को लिया। अब वो कांग्रेस वाले, कांग्रेस मानती है वो लोग हैं जिनके लीडरशिप से मनमुटाव था, जैसे शशि थरूर, उनके प्रॉब्लम जो भी थे वो खड़े हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में, तो वो जो भी थे, तो उससे जो मतभेद पैदा हुआ। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर कांग्रेस मानती है कि जानबूझ के बीजेपी ये दिखाना चाह रही थी कि कांग्रेस के अंदर बहुत भेदभाव है, अगर वो सही भी है और हो भी सकता है, तो भी कांग्रेस कुड हैव टर्न दिस इनटू मेड वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी। हमारे पास इतने लीडर हैं, हमारे पास अनुभवी लीडर हैं, उनको पता है दुनिया भर में क्या हो रहा है, वो जानते हैं कैसे बातचीत करनी चाहिए, आर्टिकुलेशन क्या होना चाहिए, और वो उन्होंने दिखाया ना जब अलग अलग जगह गए। तो वो क्रेडिट लेने के बजाय वो इसमें फंस गए कि बीजेपी क्या कर रही है। हालांकि होने के बावजूद भी ये सारे नेता एक ही स्वर में बोले, चाहे आनंद शर्मा है, कोई इधर से उधर नहीं हुआ जहां तक इंडिया की लाइन थी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू था। अब शशि थरूर जैसे शख्स को क्यों इतना क्यों उनकी अपील बढ़ रही है लोगों में, क्योंकि मूड देश का है, वो मूड है कि राष्ट्रवादी भाषा बोलना, वो मूड है बाइपार्टिजनशिप का, कि कई मुद्दों में हमको एक दूसरे के डिफरेंसेस से ऊपर उठना है। यहीं पे मैं चलता हूँ एक बार आसिफ के साथ। आसिफ, आपने सुना कि भारत में किस तरह से ये जो डिप्लोमेसी है वो भी पॉलिटिक्स में है, उसमें कौन भेजा गया, कैसे भेजा गया, और हम पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो भी गए हैं और भी लोग गए हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट पाकिस्तान की ओर से हो रहा है, इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या वहाँ पर भी कोई डिस्कशन है या असर दिख रहा है?
जी, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसके अराउंड ये हो रही है कि अनलाइक इंडिया इस डेलीगेशन में जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, उसके लोग नहीं हैं। और ये ऑब्वियसली एक मेजर इम्पेडिमेंट है गवर्नमेंट की पार्ट पे कि उन्होंने शायद कोशिश भी की थी लेकिन वो उनको शामिल नहीं कर सके। और इस पर बात हो रही है कि ये मिसालें दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल शशि थरूर की और जो बाकी अपोजिशन के लोग हैं जो बहुत मौसर आवाज़ इंडिया की बन रहे हैं, इस तरह से उनकी मिसाल दी जाती है कि अगर पाकिस्तानी अपोजिशन के लोग भी उस डेलीगेशन में होते तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से ये डेलीगेशन जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, अपनी बात सामने रख रहा है, उसकी पजीराई भी बहुत हो रही है, उसको अप्रिशिएट भी बहुत किया जा रहा है। लेकिन ये एक छोटा सा इशू है कि उसमें पीटीआई की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। कनिका जी, ये बताइए कि जब इस तरह के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिए जाते हैं और अभी जिस तरह के इसके रिजल्ट्स आप दोनों तरफ के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अगर देखती हैं, तो ये दूसरे देशों का मूड या वहाँ की सरकारों का मूड बदलने में इफेक्टिवली कितने कारगर होते हैं? ये एक कदम होता है लोगों को बताने का, या एक्चुअली धीरे धीरे मूड बदलने में, सरकारों का समर्थन हासिल करने में ये एक इफेक्टिव कदम होते हैं? तो दो तरीके की बात हो गई इसमें। एक ये है कि जो आपके दोस्त हैं और जो आपके दोस्त नहीं हैं। जी, जो आपके दोस्त हैं उनके पास आप जाते हो बताने के लिए, असमर्थक को और मजबूत करने के लिए। जैसे कि अगर हम फ्रांस जाते हैं या इटली के डेलीगेशन हो गए, इन सब जगहों पे हम जाएंगे, हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारी इनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक भी अच्छी है, तो हम इनसे मदद मांगते हैं। जैसे जर्मनी में भी जब हम गए, हमारी डेलीगेशन गई, उसके बाद जयशंकर जी वहाँ गए, तो जयशंकर जी से पूछा गया, तो वो ऑटोमेटिक निकल के आता है ये पॉजिटिव जो हमारा रिलेशनशिप है। दूसरा है जहाँ पे हमें दिखता है कि रिलेशनशिप पाकिस्तान की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मलेशिया में पाकिस्तान की शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मलेशिया में हमने देखा कि पाकिस्तान को स्नब मिला और हम बोला कि नहीं, हम इंडिया की बात भी उतनी ही ध्यान से सुनेंगे जितनी आपकी सुनेंगे। तो ये दो अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप हैं। एक ये भी एग्जांपल है, जैसे ब्राज़ील में जब शशि थरूर गए तो उन्होंने वहाँ बात की कि नहीं, आपकी चाइना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, पर देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राज़ील कल को बोलेगा हाँ हम इंडिया के समर्थक बन जाएंगे, पर यह है कि इस ब्राज़ील के कान में बात गई कि हाँ ये एक और देश है ऐसा जिसको ये स्ट्रगल कर रहा है, और उसकी बात भी हमें सुननी और समझनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके के डेलीगेशंस इसीलिए गए हैं और हर अलग अलग जगहों पे गए हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, हमने वो ये भी देखा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स इस साल अभी अगले टर्म में आएंगे, उसमें से हमने कई डेलीगेशंस हमारे उन कंट्रीज़ में भी गए हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान भी अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होगा 2 साल के लिए, तो हमें भी ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम भी अपनी तरफ से उस हिसाब से कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, ये बताइए कि जिन जिन जगहों पर पाकिस्तान का डेलीगेशन गया और उसकी जो रिपोर्टिंग पाकिस्तान में हो रही है, तो वहाँ से क्या चीज़ें निकल के आई हैं, और जो इंटरनेशनल रिएक्शन अब तक दिखा है जहाँ जहाँ डेलीगेशन गया, उसको लेकर के क्या बातचीत है पाकिस्तान में? देखिए, इसको बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है पाकिस्तान में, और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्पीचेस हैं, जो वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, उसको बहुत पॉजिटिव कलर में पेंट किया जा रहा है पाकिस्तान में। जिन जिन लोगों से वो मिले हैं, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बातें की हैं, जिस तरह से अपना केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा है, उस पर पाकिस्तान में स्पेशली ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के सर्कल्स हैं उनमें बहुत उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। डिप्लोमेसी में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ठीक तरह से सामने रख पाते हैं या नहीं रख पाते। उसका नतीजा क्या निकलता है, जाहिर है वो क्विक फिक्सेस नहीं होते डिप्लोमेसी में जैसे कि पॉलिटिक्स में होते हैं। उसका नतीजा निकलने में शायद कुछ टाइम लगे, लेकिन अपना केस किस तरह सामने रखा जाता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और पाकिस्तान में जिस तरह से बिलावल भुट्टो के डेलीगेशन ने जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट जगहों पे वो गए हैं, जिस तरह से अपना केस रखा है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान में। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरजा जी, एक चीज़, बिहार का चुनाव आ रहा है और मैंने कई जगह पढ़ा कि ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को बिहार चुनाव तक जिंदा रखने के लिए जो जिस तरह के मैं बयान पढ़ रहा हूँ कि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बिहार चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए इतना नेशनलिस्ट
सेंटिमेंट दे करके इसको दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि चूंकि मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर बिहार इलेक्शन का टाइम है, जनता की स्मृति में इतना लंबा समय, ठीक है कि बहुत भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन इसी प्रभाव के साथ बना रहेगा? देखिए, एक चीज बहुत इसका जवाब देने से पहले एक मैं कमेंट करना चाहती हूँ। वो ये है कि इस डेलीगेशन साथ जो गए हैं उनके द्वारा नेशनलिज्म ऑपोजिशन का भी मुद्दा बन गया है। लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग इतने ही नेशनलिस्ट थे, अपने डिफरेंसेस को भूल के देश की आवाज बुलंद की है, चाहे ओवैसी हो, चाहे थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, मनीष तिवारी हो, सुप्रिया सुले हो, कनी मोड़ी, जो भी है जी सब। तो नेशनलिज्म, मेरा सवाल है, क्या नेशनलिज्म अब शेयर्ड मुद्दा होगा? भाजपा का एक्सक्लूसिव मुद्दा थोड़ा कम हो जाएगा क्या? अगर ये ऑपोजिशन ये पॉलिटिक्स आगे बढ़ाए, देख पता नहीं बढ़ाएगी कि नहीं, तो क्या नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, अब देखिए अगर ये सिमरिंग टेंशन चलेंगी पाकिस्तान के साथ, कॉन्स्टेंटली चलेंगी, जो मुझे लगता है चलेगी, तो ये मुद्दा तो रहेगा, सेंटर स्टेज रहेगा। अब क्या बिहार का चुनाव इस मुद्दे से इन्फ्लुएंस होगा, या बहुत लोग मानते हैं कि हाइपर लोकल मुद्दे हावी होंगे, जैसे नॉर्मली होता है, कास्ट का मुद्दा, लाइन अप्स, कौन पार्टी किसके साथ जा रही है, किस कास्ट का कैंडिडेट आ रहा है, कौन किसको काट रहा, वगैरह वगैरह, तो देखने लायक चीज होगी। पर बिहार में नॉर्मली होता ऐसे है कि ज्यादा लोकल मुद्दे सामने आएंगे। हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत हो, पर क्योंकि ऑपोजिशन ने भी ये स्पेस ले ली है ना, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं एंटी नेशनल है, हम बहुत नेशनलिस्ट है, ये तो आज नहीं कह सकते ना आप। ठीक है, शुक्रिया नीरजा जी। अंतिम प्रश्न कनिका जी मेरा आपसे है कि भारत ये कहता है कि कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, द्विपक्षीय मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने ताकि इसके ऊपर भारत के अलावा बाकी लोग भी शामिल हों, ताकि डिस्कशन बढ़ा हो। जब ऐसे इंटरनेशनल डेलीगेशन जाते हैं किसी ऐसे मौके पर, पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है और भारत जब अपना पक्ष रखेगा पाकिस्तान के संदर्भ में, तो कश्मीर का जिक्र एक स्वाभाविक बातचीत के तहत निकलता है, ऐसा लगता है। तो क्या कश्मीर के मुद्दे का न चाहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मानती कि हो रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है वो फोकस ही सिर्फ पाकिस्तान पे रहा है और पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है। कोई भी हम डेलीगेशन की बातें जो हम देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, कहीं पे भी कश्मीर का मुद्दे के बारे में किसी भी डेलीगेशन ने बात नहीं करी है, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात है कि एक देश ने दूसरे देश पे अटैक किया है, तो हम उसी बात को आगे लेके जा रहे हैं, नैरेटिव हमारा अपना हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज तो नहीं हो रहा, इंडिया की तरफ से तो नहीं हो रहा, पाकिस्तान तो करेगा ही क्योंकि उनको करना है, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान को अपने आप को डिफेंड करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है इस वक्त पे, तो वो जिस तरीके से कहते हैं ना, पलड़ा भारी अब इंडिया की तरफ हो रहा है, तो कश्मीर पे भी फोकस इंटरनेशनली भी कम हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त पे। ठीक है कनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैनिक संघर्ष की स्थिति बनी उसको अब लगभग 1 महीने हो चले हैं, और इस पूरे दौरान जो भी घटनाक्रम हमने देखा उस पर ये थी ये बातचीत। आपका क्या कहना है कि जिस ढंग से भारत ने या भारत के राजनीतिक दलों ने कूटनीति के जरिए इस मसले को आगे बढ़ाया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।